गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर चल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और हम इस चैप्टर में अपनी सेगमेंट जिसकी बात कर रहे हैं आजकल वो है FIBS, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट, जिसमें हमने कहा था डिबेंचर, बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है इन्वेस्टर। एंड हमारा इस चैप्टर में मकसद है कि हमें इन्वेस्टर की बुक्स में द पर्सन हु इज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट उसकी बुक्स में रिकॉर्ड रखना है कि उसने कहां कहां इन्वेस्टमेंट करी है, जितने भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा और उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हम उसी सिक्योरिटी का दिखाएंगे क्या परचेज है, क्या सेल है, क्या इंटरेस्ट की रिसिप्ट एक्सेट्रा रहेगी। एक्स इंटरेस्ट हो सकती है ट्रांजैक्शन या कम इंटरेस्ट हो सकती है, इसके बारे में सीख चुके हैं और हमने कहा था अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो एक्स इंटरेस्ट मानते हैं। साथ ही साथ वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, हमने कहा था स्टैम्प ड्यूटी, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह वगैरह के खर्चे भी हो सकते हैं जो कि परचेज के समय ऐड किए जाते हैं और सेल के समय माइनस किए जाते हैं। ब्रोकरेज एक्सेट्रा हमेशा जो है ऑन दी ट्रांजैक्शन वैल्यू लगती है, जबकि स्टैम्प ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्टली खुद ही कह दे कि भाई ब्रोकरेज को फेस वैल्यू पे लगाओ या फिर स्टैम्प ड्यूटी को लगा दो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, तो हम जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट किया था कि कई बार क्वेश्चन आपको मार्केट प्राइस देता है तो उस सिचुएशन में करना क्या है, क्योंकि अक्सर हमारे सामने जो ये क्वेश्चंस हैं ये सभी करंट इन्वेस्टमेंट के हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हैं, जिसका कि रूल होता है द इन्वेस्टमेंट शैल बी वैल्यूड एट द कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो जब हम फाइनल कैरिड डाउन करेंगे, फाइनल क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा इन्वेस्टमेंट का, अमाउंट वाले कॉलम में, नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम की बात नहीं कर रहे, इंटरेस्ट कॉलम की बात नहीं कर रहे, अमाउंट वाले कॉलम में जो वैल्यू बचेगी दैट इज द कॉस्ट, मुझे उसको कंपेयर करना है विद द मार्केट प्राइस और विच एवर इज लोअर वैल्यू को ले लेना। हमने सीखा था अगर कॉस्ट ही कम है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कॉस्ट तो आ ही रही थी कैरी डाउन में, वो सेम टू सेम आ गई। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट प्राइस कम हो गया तो जो डिफरेंस है, जितने की कॉस्ट आ रही थी और जितने का मार्केट प्राइस है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, उतना रुपया है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो उसे अलग से आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर बुक करना होगा। ये चीज यहां तक हमने भी कर लिया था। आज एक नया चीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। होमवर्क आप बच्चों को लास्ट क्लास में कोई नहीं दिया था, सुखद एहसास बच्चों के लिए, क्योंकि कोई होमवर्क नहीं मिला। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अच्छे बच्चे हैं, वो कह रहे होंगे शिट यार आज होमवर्क नहीं मिला, आज हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसे बच्चों को सलाम है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आज के सेशन की शुरुआत की जाए। हम लिखते हैं आइए अपनी कॉन्सेप्ट शीट के अंदर, नोट्स के अंदर, जहां आप बच्चों का रजिस्टर है, कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9 FIBS लिखेंगे, FIBS हाइफन इंटरेस्ट डेट्स एंड इन्वेस्टर्स बुक्स क्लोजिंग डेट एंड इन्वेस्टर्स बुक्स क्लोजिंग डेट नोट कोइंसाइडिंग लिखेंगे जी। FIBS और सामने इंटरेस्ट डेट्स एंड बुक्स क्लोजिंग डेट्स नोट कोइंसाइडिंग। ये लीजिए जी, क्या मतलब है आराम से समझते हैं। और क्या अब तक जो कॉन्सेप्ट के उसमें ये पॉइंट नहीं था? जी हां, नहीं था। तो मैं इसमें 2 सेगमेंट बना देता हूं। आराम से समझेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस टिल नाउ और ऑन द अदर साइड क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस टिल नाउ, अब तक जो क्वेश्चन किए ना उसमें ये दोनों डेट्स मैच कर जाती थी। लिखते हैं इंटरेस्ट डेट्स एंड बुक्स क्लोजिंग डेट। किसकी बुक्स क्लोजिंग डेट? भाई इन्वेस्टर की, ठीक है ना, यहां गलती नहीं करनी। जिस कंपनी के आपने शेयर डिबेंचर ले रखे हैं, डिबेंचर की बात करें, FIBS चल रहा है, तो उसकी बुक्स कब क्लोज होती है इसकी बात नहीं कर रहे। हम जो इन्वेस्टर हैं हम अपनी बुक्स कब क्लोज करते हैं। इन्वेस्टर डेट्स एंड बुक्स क्लोजिंग डेट ऑफ इन्वेस्टर नॉट मैचिंग, सॉरी आर मैचिंग। जितने अब तक क्वेश्चन किए उनमें सब में क्या होता था, बुक्स क्लोजिंग डेट और इन्वेस्टर की बुक्स क्लोजिंग डेट और इंटरेस्ट की डेट मैच कर जाती थी। कैसे, एक एग्जांपल बनाकर समझाएं। एग्जांपल, कंपनी
pays interest on 30 June. Company pays interest on 30 June and 31 December. कंपनी जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की है वो 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देते हैं, और जो इन्वेस्टर है क्लोजेज बुक्स ऑन 31 दिसंबर। इन्वेस्टर का जो अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, तो 31 दिसंबर को वो बुक्स क्लोज करता है। हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट की डेट है वही बुक्स क्लोजिंग की डेट है, ये मैच कर जाता था अब तक। लेकिन पहले सिर्फ प्रॉब्लम को समझ रहे हैं सिचुएशन कैसी है इस कॉन्सेप्ट में, फिर सॉल्यूशन पर जाएंगे कि भाई करना क्या होगा एक्स्ट्रा हमें, ठीक है ना। और क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं कि भाई जो इंटरेस्ट डेट्स हैं एंड बुक्स क्लोजिंग डेट ऑफ इन्वेस्टर आर नॉट मैचिंग। इंटरेस्ट की डेट्स और बुक्स क्लोजिंग की डेट्स मैच ही नहीं कर रही। एग्जाम्पल बना देते हैं। कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर लेट्स से, और इन्वेस्टर जो है क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च। लिखने का समय दूंगा, सिर्फ देख लीजिए एक बार। कंपनी इंटरेस्ट देती है 30 जून और 31 दिसंबर को, लेकिन इन्वेस्टर जो बुक्स क्लोज कर रहा है वो डेट है 31 मार्च। मतलब इन्वेस्टर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। अब ये आ गई दिक्कत कि भाई डेट्स मैच नहीं हो रही। दिक्कत क्या आएगी वो अभी आपको बताऊंगा, पहले आप यहां तक आराम से नोट कर लें। चलिए बेटा बढ़े आगे। लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम नाउ कि होगा क्या इससे, दिक्कत क्या आ रही है। अगर कंपनी अपना इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर को देती है, आप बुक्स क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो चक्कर क्या है। आपने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जी कभी ना कभी, या सुना होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइनेंशियल ईयर आप फॉलो करते हैं, जो भी अकाउंटिंग ईयर आप फॉलो करते हैं, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर एक्सेट्रा, उस ईयर से संबंधित सारी इनकम आपको उसी ईयर में डालनी पड़ती है। क्या कहा मैंने, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपका अकाउंटिंग ईयर है तो इस ईयर से संबंधित सारे खर्चे और सारे इनकम इसी ईयर में बुक करने पड़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लिखने की जरूरत नहीं, मतलब मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बुक all the expenses and incomes of that year in the same year। उस साल के जो भी खर्चे, जो भी इनकम है, उसी साल में बुक करने का। एक तो ये बात। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपेंसेस ऑफ दैट ईयर इन द सेम ईयर, उसी साल के। मतलब यहां पर हम बात करें किसकी, एक्रूअल की। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्रूअल। ये नाम तो सुना होगा, हम ये जानते हैं
कि जब डबल एंट्री सिस्टम पर बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं तो हम कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं एक्रूअल सिस्टम। हम फॉलो करते हैं एक्रूअल सिस्टम। देखिएगा ध्यान से, ये है अपना अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ऊपर वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूं। हमें इंटरेस्ट कब कब मिलता है? 30 जून और 31 दिसंबर को। तो यार एक इंटरेस्ट तो यहां मिला 30 जून और एक इंटरेस्ट कब मिला? यहां 31 दिसंबर। लेकिन मेरी बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च को। इसका मतलब है कि जब मैं अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता हूं, जब हम अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, हम जो कैरिड डाउन लिखते हैं यहां पर, पाएबल कैरिड डाउन, ये कैरिड डाउन कौन सी डेट को लिखूंगा मैं? 31/12 को या 31 मार्च को? मैं कौन हूं? इन्वेस्टर। मैं अपनी बुक्स कब क्लोज करता हूं? 31 मार्च को। तो भाई मैं यहां 31 मार्च को एंट्री कर रहा हूं। जितनी नॉमिनल वैल्यू है, जितना इंटरेस्ट है, जितना अमाउंट है, नॉमिनल वैल्यू जितनी है ठीक है, अमाउंट जितना है ठीक है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? कंपनी से 31/12 को मिला लास्ट इंटरेस्ट, लेकिन मेरी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च को। तो यार इस 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, जनवरी, फरवरी और मार्च का, कौन से ईयर का बनता है? मेरे इस ईयर का बनता है, क्योंकि मेरी तो बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। तो इस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑफ दीज 3 मंथ्स बिलोंग्स टू दिस ईयर, ये इसी ईयर का इंटरेस्ट बनता है। मिलेगा कब? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो यहां आएगी 30 जून। कंपनी से मुझे मिलेगा 30 जून को पूरे 6 महीने का, लेकिन 3 महीने का टिल 31 मार्च इन्वेस्टर कहता मेरा इसी ईयर का बनता है, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप जब 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करेंगे, चाहे आपको ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये इंटरेस्ट इस पीरियड का मैं इतना कमा चुका हूं, जो कि थोड़े टाइम बाद 30 जून को मुझे मिल ही जाएगा। अब तक हम क्या करते थे? जब भी बैलेंस कैरी डाउन करते थे, जो ये वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टिल नाउ, वहां पर कैरिड डाउन में इंटरेस्ट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इंटरेस्ट की डेट थी और बुक्स क्लोजिंग डेट मैच हो जाती थी। 31 दिसंबर को ही इंटरेस्ट मिला और 31 दिसंबर को ही कैरिड डाउन कर रहा हूं। लेकिन यहां दिक्कत हो गई, इंटरेस्ट कब मिला था लास्ट? 31 दिसंबर को, और 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहा हूं। तो जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो अपने को यहां पर डालना होगा, वो अपने को यहां पर डालना होगा। सो वी आर सेइंग 3 months interest is accrued। 3 महीने कौन से? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट है, जो वो मुझे इस पीरियड में ही बुक करना होगा। और क्योंकि ये कैरिड डाउन है, क्योंकि ये कैरिड डाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब 1 अप्रैल को मैं इसे कहूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट नोट करने का समय मिलेगा। सिर्फ देखिए अभी आराम से इसे, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये जो इंटरेस्ट है ये यहां पर भी तो आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, जो कैरी डाउन है वो ब्रॉड डाउन है। अब ये बताओ, क्वेश्चन ब्रॉड डाउन से स्टार्ट होता है कि कैरी डाउन से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन क्या बताएगा आपको? ओपनिंग बैलेंस की क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। यार जब हम अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, कैसे चालू होगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जब आप लिखेंगे और क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डेट्स मैच नहीं कर रही, तो आपको सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनाना है वो इसी इंटरेस्ट के लिए बनाना है, वो इसी इंटरेस्ट के लिए आपको बनाना होगा। ठीक है ना? ये है इंपॉर्टेंट बात। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें डिटेल में जाएंगे, तब तक आप एक बार इसको थोड़ा नोट करिए जिसे मैंने किया हुआ है, समझ आ जाएगा रिवीजन के समय कुछ कुछ।
चलिए बेटा, आई होप ये हो गया है नोट। अब हम तैयार हैं क्वेश्चन पर जाने के लिए। मेरे साथ आ जाएंगे प्रश्न नंबर 6 पर। क्लास पजल ओपन करेंगे, प्रश्न नंबर 6 पर आ जाएंगे जी। और ये क्वेश्चन है गए आरटीपी May 2016 ਦਾ RTP May 2016 ਵਿੱਚ ਇਹੀ क्वेश्चन पाया गया ਸੀ। Let us read the question. Following information is presented by Mr. Z, मतलब Mr. Z कौन हो गया जी? इन्वेस्टर, relating to his holding in 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो पैसा कहां लगा रखा? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड में। क्या हो गया जी? स्क्रिप्ट। क्वेश्चन कहता ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू 1,20,000, कॉस्ट 1,18,000, फेस वैल्यू 1 यूनिट की कितनी है? 100 रुपए। ठीक हो गई बात। 1 मार्च को परचेज किए 200 यूनिट, एक्स इंटरेस्ट 90। ठीक है। 1 जुलाई को सेल किए 500 यूनिट, एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100। ये इतना फोकस क्यों कर रहा है ओरिजिनल होल्डिंग? ओरिजिनल होल्डिंग मतलब जो ओपनिंग वाला बैलेंस पड़ा है उसमें से बेचा, यानी कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली फीफो कहना चाह रहा है, लेकिन फीफो नाम नहीं लिया, घुमा फिराकर फीफो कह रहा है आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। मतलब जो भी 1 मार्च को खरीदे थे ना 200 यूनिट, उसमें से नहीं बेचे, जो सबसे पुराना पड़ा है उसमें से बेचे। फिर कहते 1 अक्टूबर को परचेज की 150 यूनिट एट 98 कम इंटरेस्ट, और 1 नवंबर को सेल कर दिए 300 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट 99 अगेन आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। फिर से क्वेश्चन यही कहने की कोशिश करे जो ओरिजिनल था ना उसी में से बेचा, मतलब जो नया खरीद रहे हैं उसमें से कुछ नहीं बेचा, मतलब सबसे पुराने वाले में से सेल कर रहे हो। सबसे पुराने में से सेल करना मतलब फीफो मेथड। क्वेश्चन कहता इंटरेस्ट डेट्स 30 सितंबर एंड 31 मार्च, लेकिन Z closes his books after he closes his books every 31st दिसंबर। समझ रहे हैं? तो आपकी जो इंटरेस्ट की डेट है और जो बुक्स क्लोजिंग डेट है वो मैच ही नहीं कर रही, वो कोइंसाइड नहीं कर रही, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर 31 मार्च, जबकि हम 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज कर रहे हैं। तो यहां पर आ गई दिक्कत। दिक्कत मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लागू हो गया। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स, मिस्टर जेड फॉलोज फीफो मेथड। और क्वेश्चन से रहा नहीं गया, अंत में आकर बोल ही दिया जेड फॉलो फीफो मेथड। क्वेश्चन ना भी कहता तो हम मोहताज नहीं थे क्वेश्चन के, हमने पढ़कर खुद से पहचान लिया था। दोस्तों आ जाइए, शुरुआत करेंगे इस उत्तर की। उत्तर नंबर से नंबर लिखिए जी, आंसर नंबर 6। बुक्स ऑफ जेड है जी, बुक्स ऑफ जेड का करत व इन्वेस्टमेंट अकाउंट वा फ्रॉम कब से कब तक? 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं तो हम 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 12 तक बनाएंगे। और किस चीज का है ये? सॉरी, किस चीज का है ये अकाउंट? स्क्रिप्ट क्या है? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। लिख लेंगे स्क्रिप्ट 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फॉर्मेट रेडी करते हैं बेटा, आइए। कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। बना लीजिए जी फॉर्मेट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ईयर है हमारा कौन सा? कैलेंडर ईयर। क्वेश्चन ने बोला इन्वेस्टर जो मिस्टर जेड है वो अपनी बुक्स क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को हर साल। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो कौन सी तारीख पर आ रहा है? 1 जनवरी 12।
1 जनवरी 2012 को हम लिख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में गए, ढूंढा, ओपनिंग बैलेंस लिखा है फेस वैल्यू 1,20,000 और कॉस्ट है इसकी 1,18,000, लेकिन यही तो पॉइंट स्पेशल है, तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा इसके लिए। तो ये ऐतिहासिक पल, क्योंकि अब तक जितने प्रश्न किए जब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट कॉलम में कुछ भी नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम 1 जनवरी में हैं, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा हमें? क्वेश्चन ने कहा 30 सितंबर और 31 मार्च को मिलते, तो लास्ट टाइम कब मिला होगा? 30 सितंबर को भाई। तो 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट जो है मेरा, वो यहां पर आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। तो नंबर 1 वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स नंबर 1, इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम 30th सितंबर 2011 टू 31 दिसंबर 11। हम कहां खड़े हैं? 1 जनवरी 12 में। तो हम बता रहे हैं एक्चुअल में कि भाई 30 सितंबर से लेकर 31/12 तक का जो इंटरेस्ट है वो हमारा ब्रॉट डाउन है। देखेंगे 1,20,000 रुपए की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट है 9%। एक मिनट, लेट मी क्रॉस चेक। जी हाँ, इंटरेस्ट का रेट है 9% और कितने महीने का? 3 महीने का। यहां पर आपका जो है एक्रूड है 1,20,000 इंटू 9% इंटू 3/12, 2,700 रुपी। और हम क्या कह रहे हैं? ये इंटरेस्ट एक्रूड है, दिस इंटरेस्ट बिलोंग्स टू ईयर 2011। क्यों? 30 सितंबर से लेकर 31/12/11 तक का है। ये कब को बिलोंग करता है? ईयर 2011 को। लेकिन मिलेगा कब हमें? 30 जून 2012 को, सॉरी 31 मार्च 2012 को। उसकी एंट्री करेंगे। अभी पहले सिर्फ इतना लिख लें कि ये जो इंटरेस्ट है 2700 रुपए आया। क्यों आया? क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्रूड है, ये पिछले साल का है। तो पिछले साल हमने एंट्री करी होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, रिसीवेबल इंटरेस्ट की, एक्रूड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो हमने टू ब्रॉट डाउन में कर दिया। दिस इंटरेस्ट बिलोंग्स टू ईयर 2011। 2,700 रुपी जाकर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट कॉलम के अंदर। तो ये रहा सबसे स्पेशल पॉइंट। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करना है जैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, हायरार्की में चलेंगे। पहली ट्रांजैक्शन दी है क्वेश्चन ने 1 मार्च को। देखें ध्यान से, क्या इससे पहले इंटरेस्ट की डेट तो नहीं आ रही? इंटरेस्ट की डेट क्या है? 30 सितंबर और 31 मार्च। तो 31 मार्च से पहले ये ट्रांजैक्शन की डेट आ गई 1 मार्च की। तो 1 मार्च 2012 टू बैंक परचेज। क्वेश्चन कहता है 200 यूनिट खरीदे। 200 यूनिट का मतलब कितनी फेस वैल्यू होगी? 20,000, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 1 यूनिट का फेस वैल्यू 100 रुपए है। परचेज्ड 200 यूनिट्स, एक्स इंटरेस्ट रेट 98। तो वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3, 2 वर्किंग नोट नंबर से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 3 वर्किंग नोट से अमाउंट निकाल लेंगे। ये आ गया जी वर्किंग नोट 2। 1 मार्च को मैंने खरीदा। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं 31/12 तक का तो इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ जनवरी फरवरी 2 महीने का आएगा। और रुक जाओ यार, ऐसे नहीं करना। बड़ा सिंपल से एक गोल्डन रूल आपको दिया था कि जो भी ट्रांजैक्शन में आप इंटरेस्ट निकालेंगे वो कितने समय का निकलता है? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? कब मिला था इंटरेस्ट? 30 सितंबर को, से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 मार्च। सिंपल। जब मैंने जिस पार्टी से परचेज किया यार 1 मार्च को, मैं तो उसे 5 महीने का इंटरेस्ट दूंगा ना, क्योंकि 31 मार्च को पूरे 6 महीने का मुझे मिलने वाला है। तो 1 मार्च को उस पार्टी को मैं पूरे 5 महीने का दूंगा। जो इंटरेस्ट एक्रूड वाला हमने बात किया, उसके कारण ट्रांजैक्शन के इंटरेस्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम में नहीं लिख कर आने की जरूरत, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। इंटरेस्ट फ्रॉम 30th सितंबर 11 टू 1st मार्च 12। और ये क्यों आया? मैंने रूल क्या दिया हुआ है आपको? लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 सितंबर 11 क्या है? लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, तब तक का इंटरेस्ट जो है हम पार्टी को
देते हैं, या फिर अगर सेल होती तो हम उतना इंटरेस्ट लेते, ठीक है ना, पार्टी से। कंप्यूटेशन कैसे होगी, 200 यूनिट्स, एक यूनिट की फेस वैल्यू बेटा 100 रुपए, इंटरेस्ट रेट 9% और समय हो गया 5 महीने का। 200 गुना 100 गुना 9% गुना 5/12, 750 रुपए, 750 रुपए का इंटरेस्ट जो है आएगा, विच आई विल पे टू द पार्टी। साथ में ट्रांजैक्शन का प्राइस जो है उसको हमने लेकर जाना है अमाउंट वाले कॉलम में। क्वेश्चन ने कहा एक्स इंटरेस्ट 98, आपके 20,000 रुपए का सामान खरीदा, अच्छा सॉरी, परचेज 200 यूनिट, सीधा ही कर देते हैं इनटू 98, और एक्स इंटरेस्ट है तो सीधा ही मल्टीप्लाई हो गया 19,600। कम इंटरेस्ट होता तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते, और अगर कोई ब्रोकरेज एक्सेट्रा होता तो वो खर्चे भी साथ में ऐड करते, लेकिन वो नहीं है, इसे नोट करिए। इन वैल्यूज को लेकर चलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और भर देते हैं 750 और 19,600। 750 बेटा इंटरेस्ट कॉलम में और 19,600 आ गया अमाउंट कॉलम में। 1 मार्च 2012 तक हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखा तो ट्रांजैक्शन की डेट है 1 जुलाई 2012, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो रहा है, उससे पहले इंटरेस्ट की डेट है। तो 31 मार्च 12 वाई बैंक इंटरेस्ट, अपने को इंटरेस्ट मिलेगा जी, नॉमिनल वैल्यू में डैश, अमाउंट में डैश, इंटरेस्ट मिलेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 पर चले गए। वर्किंग नोट नंबर 4 पर 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल उठा कितने समय का मिलेगा। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं सर 3 महीने का तो बुक कर ही लिया था, 30/9 से लेकर 31/12 का, और बाकी 3 महीने का जो है जैन से लेकर मार्च तक का वो अभी मिलेगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। वर्किंग नोट नंबर 4 समझेंगे। हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से 31/12, और ये आई इंटरेस्ट की डेट 31 मार्च। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। ध्यान से देखना मैं वर्डिंग क्या लिख रहा हूं।
रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट 30 सितंबर को होता है और रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च को होता है। इतनी बात समझ सकते हैं? कंपनी दो बार देती है इंटरेस्ट, 30 नौ और 31 मार्च को। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमारा ईयर यहां से यहां तक चलता है। ये है अपना अकाउंटिंग ईयर। अपना अकाउंटिंग ईयर तो ये 1 जनवरी से 31/12। ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है 30/9 से लेकर 1 जनवरी का, मैं इसके साथ एक बार ईयर भी लिख दूं, 1/1/12 से लेकर 31/12/12, तो ये पिछला साल चल रहा है। ये 30/9 कौन सी है? ये 11 है। ये 31 मार्च 12, तो 30/9/11 से लेकर 1 जनवरी 12, ये पीरियड जो है इसका इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट बिलोंग्स टू ईयर 2011। ये तो 2011 का बनता है, तो हमने इसको पिछले साल में बुक किया। सो बुक्ड इन प्रीवियस ईयर, बुक्ड इन ईयर 2011। सवाल ये उठता है सर बुक्ड का मतलब क्या है? बुक्ड का मतलब है बेटा फॉर पी एंड एल पर्पस, क्योंकि ये इनकम आपकी पिछले साल की है। आज जाकर थोड़ा सा दिमाग और खुलेगा इन कॉन्सेप्ट्स का, जो कि काफी पहले सीखे थे कि भाई इनकम का आना एक चीज और इनकम को अर्न करना एक चीज। तो आपने पिछले साल में ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट अर्न कर लिया था, तो आपने उसको एक्रू करके छोड़ दिया। लेकिन क्या वो मिला आपको? जी नहीं। मिलेगा कब? अब मिलेगा मुझे। आई विल गेट इट नाउ। ये ध्यान ये रखना है कि जो यहां पर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है, जो ये रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूरे 6 महीने की होगी। कब से कब तक? 1 अक्टूबर 11 से लेकर, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30/9/11 को, तो 1 अक्टूबर 11 से लेकर 31 मार्च 12, ये पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट अपने को आज ही मिलेगा। लेकिन 3 महीने का इसमें से पिछले साल का, तो तुमने पिछले साल में ही बुक कर दिया। अगर आप ध्यान से सोचें, जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, आई सेड कि आप यहां पर बाय बैलेंस कैरी डाउन में इंटरेस्ट डाल देंगे, जितना भी आपका इंटरेस्ट एक्रूड है। और जब आप पिछला ईयर एंड करते हैं, आप बच्चे जानते हैं कि हम यहां पर लिखते हैं टू पी एंड एल इंटरेस्ट ट्रांसफर, क्योंकि 3 महीने का आपने उसी साल में बुक कर लिया, तो लॉजिकली और आइडियली वो उसी साल की बैलेंसिंग फिगर में आ गया और वो पिछले साल के पी एंड एल में ही चला गया। रीजन बिंग, क्योंकि वो इंटरेस्ट 3 महीने का उसी ईयर का बनता था। सिमिलरली हमने जब यहां पर ये टू ब्रॉट डाउन लिखा 2700 रुपए, ये जो ब्रॉट डाउन 2700 रुपए लिखा है, इसका मतलब ये पिछले साल के पी एंड एल में जा चुका है। और मैंने यहां पर ये बताया दिस इंटरेस्ट बिलोंग्स टू ईयर 2011 एंड इट हैज बिन, लिख सकते हैं यहां, इट हैज बिन टेकन टू पी एंड एल ऑफ ईयर 2011। ये पिछले साल का है, तो पिछले साल के पी एंड एल में ही लेकर जाया जा चुका है। क्योंकि हम जानते हैं जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर है माइनस डेबिट साइड का करते हुए टू पी एंड एल इंटरेस्ट ट्रांसफर, तो ये पिछले साल का था ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूअल के हिसाब से, तो इसको हम पिछले साल में बुक कर चुके। लेकिन रिसिप्ट नहीं हुई थी भाई, रिसिप्ट आज ही होगी। बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि गलत है। इंटरेस्ट पूरे 6 महीने का मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले 3 महीने का जो है, जो पिछले साल के 3 महीने थे, वो पिछले साल में बुक हो गया। लेकिन जो 3 महीने करंट ईयर के हैं, वो इसी ईयर के पी एंड एल में जाएगा। तो ये वाली जो चीज है 1 जनवरी से 31 मार्च 12, इसके बारे में यहां लिख दूं, दिस इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 12 टू 31 मार्च 12 belongs to year 2012, so has to be booked in, has to be booked in year 2012। नोट करें।
चलिए जी, इस इंटरेस्ट को कर लेते हैं कंप्यूट, कितना इंटरेस्ट बनेगा। हम ये जानते हैं कि वेन एवर वी हैव टू बुक द इंटरेस्ट, जिस दिन इंटरेस्ट डेट जो आई उस दिन जितने डिबेंचर या जितने बॉन्ड्स आपके पास थे उन सबके ऊपर आपको मिलेगा। तो एक बार हम यहां पर जाते हैं, डेबिट साइड में 1,20,000 तो ओपनिंग से था ही, उसके अलावा 20,000 का आपने और परचेज किया, तो टोटल 1,40,000 की वैल्यू आपके पास जो है हो रही है। टोटल 1,40,000 की फेस वैल्यू। तो हम कहेंगे भाई 1,40,000 इंटू 9% इंटू 6/12, और ये 1,40,000 कैसे आया, 1,20,000 ब्रॉड डाउन था और 20,000 वाला हमने परचेज किया था। 1,40,000 इंटू 9% इंटू 6/12, 6,300 रुपी का बेटा इंटरेस्ट जो है आपको रिसीव होगा। 6,300 रुपी का इंटरेस्ट अपने को रिसीव होगा। ये लीजिए, बाय बैंक इंटरेस्ट 6,300। आपको एक और तरीके से बता देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट 100% स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं हमने ब्रॉड डाउन में 2,700 लिखा और बाय इंटरेस्ट में 6,300 लिखा, जो ये 20,000 है इसके बारे में दिक्कत नहीं है, इसका तो एक बार मैंने परचेज कर लिया तो इसका तो 6 महीने का मुझे ही मिलना है। हम बात कर रहे हैं इसकी 1,20,000 वाले की। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसकी बाइफर्केशन करूं एक बार, ये फिर से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट आ रहा है। हमने लिखा था टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000, 2,700 और 1,18,000, और फिर यहां पर आया टू बैंक परचेज 2,750 और 19,600। फिर हमने अभी अभी कहा बाय बैंक इंटरेस्ट 6,300 और डैश। एक बार इस 6,300 की बाइफर्केशन कर देते हैं, ये तो टोटल 1,40,000 पर है ना, इसमें से ब्रॉड डाउन वाला अलग कर दो, परचेज वाला अलग कर दो। अगर सिर्फ ब्रॉड डाउन वाले की बात करूं, 1,20,000 9% 6/12 कितना रुपए आ जाता है, 1,20,000 का 9% हो गया जी 12 निम्मी 108, 12 में 108 ते आ गया जी 5400, 5,400। और ये कितना आ जाएगा, ये है 20,000 रुपए, 20,000 है, कितने यूनिट्स लिए थे 200, ठीक है। 20,000 रुपए की फेस वैल्यू, 9% 6/12, तो इसका इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को, 900 रुपी। जो ये परचेज वाला, इसकी बात तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, जो ये वाला 5,400 है, क्योंकि हम इसी के बारे में कह रहे हैं कि ये तो पिछले साल भी था आपके पास, तो 3 महीने का तो पिछले साल में बुक हो गया। अगर अभी आप देखें, मैंने क्रेडिट साइड पर लिखा 5,400। कुछ बच्चों के मन में आ सकता है यार, जब हमने क्रेडिट साइड पर 5,400 लिखा तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर जब निकालेंगे तो ये 5,400 टोटल हुआ है क्रेडिट साइड पर, और ये तो पूरे 6 महीने का है, जबकि सर ये कह रहे थे कि सिर्फ 3 महीने का इस ईयर में जाएगा, 1 जनवरी से 31 मार्च का। तो अगर आप देखें, ऑलरेडी डेबिट पड़ा है 2,700 और आपने क्रेडिट किया 5,400, तो भाई यहां से क्या समझ में आया, नेट क्रेडिट कितना है 2,700, जो कि बनता है सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट। तो यहां से फिर से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि 3 महीने का इंटरेस्ट पहले बुक हो गया था और बाकी 3 महीने का ही मेरे करंट ईयर के P&L में जाएगा। क्योंकि जब आप यहां पर 2 P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर की वैल्यू निकालेंगे तो क्रेडिट साइड से तो 5,400 टोटल हुआ, लेकिन डेबिट साइड से 2,700 माइनस हो गया, तो सिर्फ नेट 2,700 3 महीने का इंटरेस्ट ही मेरे इस ईयर में आएगा। ठीक है ना। जिन बच्चों को और क्लैरिटी चाहिए थी मैंने उनके लिए ये बता दिया, जिन बच्चों को पहले समझ आ गया था छोड़ दें, भूल जाएं कि सर ने ऐसा कुछ बताया भी है। ठीक है ना, और इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हम अपने प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला, ये पूरी चीज हमने खत्म करी। उसके बाद क्वेश्चन में गए, देखा तो ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई 2012 को किस चीज की, सेल की। आ जाइए, 1 जुलाई 2012 बाय बैंक सेल। क्वेश्चन कहता 500 यूनिट सेल किए। 500 यूनिट सेल करने का मतलब फेस वैल्यू बेटा 50,000, 1 यूनिट होता है 100 रुपए का, और एक्स इंटरेस्ट बेचा एट 100 रुपी, लेकिन हमें कंप्यूटेशन करनी होगी इंटरेस्ट की और अमाउंट कॉलम की। तो वर्किंग नोट नंबर 5 और वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 5 पर आ गए। 500 यूनिट हैं, 1 यूनिट का फेस वैल्यू 100 रुपए,
9% का इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई, किस डेट की ट्रांजेक्शन है, 1 जुलाई। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 31 मार्च को। उसके बाद मंथ्स काउंट करो जी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई की तो फर्स्ट डेट है तो जुलाई काउंट नहीं होगा। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का इंटरेस्ट। 500 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 3/12, ए लो जी 1125 रुपए। यानी कि जब मैंने पार्टी को बेचा तो 1125 का तो अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, 1125 रुपए का तो इंटरेस्ट मिलेगा, और टुवर्ड्स द सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर 500 बॉन्ड, और एक बॉन्ड अपन ने भेजा 100 रुपए एक्स इंटरेस्ट। क्या बात है, सीधा ही आ गया 50,000। अगर कम इंटरेस्ट होता तो हम उसमें से 1125 माइनस करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली, इनको जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर डालेंगे। 1125 इंटरेस्ट में, 1125 इंटरेस्ट में, और 50,000 रुपए अमाउंट में। सेल हो गई 1 जुलाई को। लेकिन हम ये भी जानते हैं वेन एवर देयर इज अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आल्सो। तो 7th वर्किंग नोट बनाएंगे टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 7 फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जितनी इन्वेस्टमेंट सेल की उसकी कॉस्ट चाहिए और सेल वैल्यू चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, आइए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। जितनी बेची आपने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड हम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, जो सबसे पुराना था उसमें से बेचा। सबसे पुराने वाले में गए, आपके पास कितने रुपए की फेस वैल्यू पड़ी थी, 1,20,000 की, तो उसमें से 50,000 बेच दिया। अभी भी ब्रॉड डाउन में 70,000 वाला पड़ा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस बहुत है 1,20,000, उसमें से 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, उसके बाद भी 70,000 की इन्वेस्टमेंट शेष है। तो वहां से हम कॉस्ट निकाल लेते हैं जी, यूनिटरी मेथड। 1,18,000 रुपए की कॉस्ट है टोटल इफ द फेस वैल्यू इज 1,20,000, और आपने बेची है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेस वैल्यू 50,000। तो यूनिटरी मेथड लगाकर ये चीज हमने निकाल ली, 49,167। ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। जो इन्वेस्टमेंट बेची 50,000 की फेस वैल्यू की, उसकी कॉस्ट है 49,167, और इसकी सेल वैल्यू, और इसकी सेल वैल्यू है 50,000 रुपए। तो क्लियरली दिख रहा है कॉस्ट कम है, सेल वैल्यू ज्यादा है, मींस देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल। कितना आ जाएगा जी, 833। तो ये हमने इसका प्रॉफिट का अमाउंट कंप्यूट कर लिया, नोट कर लें। ये 833 की वैल्यू लेकर चले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भर देंगे ऑन दिस डेट विच इज 1 जुलाई 2012। टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 833, टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 833। 1 जुलाई 2012 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। उसके आगे क्वेश्चन कहता जी 1 अक्टूबर को आपने फिर से परचेज किया, लेकिन ठहरो 1 अक्टूबर से पहले तो इंटरेस्ट की डेट आ गई 30 सितंबर। तो 30 सितंबर 2012 अपन बोलेगा बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट हो गया जी। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, और यहां आएगी वैल्यू, वर्किंग नोट नंबर उसके लिए बना देंगे 8। इंटरेस्ट कितना आएगा, ध्यान रखें इंटरेस्ट आता है उतनी इन्वेस्टमेंट पर जो कि आपके पास 30 सितंबर को है। अगर आप डेबिट में देखें 1,20,000 की फेस वैल्यू ओपनिंग में थी, 20,000 की खरीदी 1,40,000, लेकिन आपने 50,000 की फेस वैल्यू बेच दी है, तो आपके पास शेष है 90,000 की फेस वैल्यू जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 8, 90,000, ये कैसे आया 90,000,
1,20,000 ओपनिंग में था, फिर 20,000 फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट खरीदी, फिर 50,000 की फेस वैल्यू बेच दी, तो 90,000, 9% और 6/12, 4050 ये इंटरेस्ट बेटा मिलेगा। 30 सितंबर को 4050 का इंटरेस्ट रिसीव होगा जेड को फ्रॉम दिस 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यही नाम है इसका, यही नाम है 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो 4,050 रुपए को हम जाकर भरेंगे। आइए, बाय इंटरेस्ट बैंक में 4,050 रुपए। 30 सितंबर की ट्रांजैक्शन डन हो गई। क्वेश्चन में आगे बढ़े, प्रश्न आपके पास भी है, प्रश्न मेरे पास भी है। 1 अक्टूबर को लिखता है परचेज्ड 150 यूनिट्स एट 98 कम इंटरेस्ट। कितना मूर्ख प्रश्न है, कम इंटरेस्ट। अरे 1 अक्टूबर को आप कम इंटरेस्ट लिखो, एक्स इंटरेस्ट लिखो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जस्ट पिछले दिन 30 सितंबर को इंटरेस्ट हो तो गया, तो अगले दिन जिस पार्टी से आप परचेज करोगे क्या आप उसे कोई इंटरेस्ट का पैसा दोगे? ऑब्वियसली नहीं, उस पार्टी को मिल चुका 30 सितंबर तक का सारा पैसा यार। 1 अक्टूबर 12, 2 बैंक परचेज 150 यूनिट खरीदे, यानी कि फेस वैल्यू है 15,000। इंटरेस्ट नहीं बन रहा, लेकिन हम उसको लिखकर जरूर बता देंगे कि भाई नहीं बन रहा, तो वर्किंग नोट नंबर मैंने 9 डाल ही दिया इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 9, एज द प्रीवियस इंटरेस्ट was given by company, as previous interest was given by government, central government bond है ना, on 30th September 12, so no interest arises in the transaction on 1st October 12। हमने क्या लिखा, मैं बोल देता हूं, एज द प्रीवियस इंटरेस्ट वॉज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन 30 सितंबर 2012, सो नो इंटरेस्ट अराइजेज इन द ट्रांजेक्शन ऑन 1 अक्टूबर 12। जब ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें कौन सा इंटरेस्ट आता है? इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, 30 सितंबर 12 से 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट। अरे मजाक है क्या? नहीं आएगा। 10वां नोट, जहां हमें निकालनी है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। क्वेश्चन लिखा परचेज 150 यूनिट 98 कम इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट, 150 यूनिट खरीदे 98 रुपए के, 14,700 माइनस, क्योंकि कम इंटरेस्ट है तो माइनस इंटरेस्ट, वो तो इसमें है नहीं, बाय चांस नील है, अगर होता तो माइनस जरूर होता, तो 14,700 रुपए, यही प्राइस हमारा एज इट इज ट्रांजैक्शन का आ जाएगा अमाउंट कॉलम के अंदर। लेकिन लिखना ऐसे है, कम इंटरेस्ट है तो बताने की भाई माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, चाहे यहां बेशक नील ही क्यों ना हो। 14,700, ठीक है दोस्तों। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, जो ला 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 ला। ये लीजिए जी, तो हमने 2 बैंक परचेज में 15,000 डैश और 14,700 लिख दिए। 1 अक्टूबर 2012 की ट्रांजैक्शन खत्म हुई। आगे बढ़े क्वेश्चन में, तो 1 नवंबर 2012 को ट्रांजैक्शन है। 1 नवंबर 2012 को क्वेश्चन कहता सोल्ड, सो बाय बैंक सेल, 300 यूनिट बेच दिए, 300 गुना 100 30,000 की हो गई फेस वैल्यू। एक्स इंटरेस्ट एट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, 11 से 12। वर्किंग नोट 11 में इंटरेस्ट निकाल देंगे, वर्किंग नोट 12 में अमाउंट निकाल देंगे कि सेल के प्रति कितना अमाउंट हमें मिला। तो 11 नंबर वर्किंग नोट, डेट है 1 नवंबर, 300 यूनिट 100 रुपए का एक, 9% इंटरेस्ट। 1 नवंबर को
मैंने बेचा तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? लास्ट इंटरेस्ट कब था? 30 सितंबर। अब है 1 नवंबर, तो बीच में एक ही महीना आया अक्टूबर, तो 1/12 300 इंटू 100 इंटू 9% बटे 12 225 225 रुपए हमें इंटरेस्ट के मिलेंगे इन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। और अमाउंट कॉलम में कितना आएगा? आपने 300 यूनिट बेचे 99 पर एक्स इंटरेस्ट, तो सीधा ही अमाउंट आ गया जी 29,700 29,700 ये अमाउंट जाकर हम भरेंगे ऊपर सेल के ट्रांजैक्शन में 225 इंटरेस्ट में और 29,700 अमाउंट में। 225 इंटरेस्ट में 29,700 अमाउंट कॉलम में। ये 1 नवंबर 2012 को कर दिया बाय बैंक सेल। उसके बाद क्योंकि सेल की ट्रांजैक्शन है तो प्रॉफिट और लॉस निकालना भी बनता है, तो 13 नंबर वर्किंग नोट 13 नंबर फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। फीफो मेथड कहा क्वेश्चन ने, और ये भी लिखा आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग बेचा है, और हमें ये पता है ओरिजिनल होल्डिंग में 1,20,000 का था, 50,000 का सेल करने के बावजूद भी 70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में पड़ी है, और आपने जो ये 30,000 बेचा फेस वैल्यू का, ऑब्वियसली ये उसी में से है, ठीक है ना। तो ओपनिंग की कॉस्ट में से ही इसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू, हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 1,18,000 की कॉस्ट है, जब टोटल है 1,20,000 की फेस वैल्यू, हमने बेची 30,000 की फेस वैल्यू, तो कितना हुआ प्रोपोर्शनेट? 29,500 29,500 रुपए की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट बन रही है। और सेल कितने में किया? सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी अभी ऊपर निकाला था 29,700 में भाई, तो क्या लगता है 29,500 की कॉस्ट थी, 29,700 में बेच दिया, 200 रुपए का मुनाफा है, तो प्रॉफिट है 200 रुपए। सेल पर प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर लिखेंगे इसे प्रॉफिट 200 रुपी। नोट कर लीजिए जल्दी से। छेती 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 ये लीजिए जी। तो हम यहां गए 1 नवंबर 2012 को 2 P&L प्रॉफिट ऑन सेल 200 रुपए। तो हर वर्किंग नोट नंबर 13 बा वर्किंग नोट नंबर 13 में डाल दिया 200 रुपए। 2 P&L प्रॉफिट ऑन सेल डन हुआ। सेल की ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई। हम अब आ गए अंतिम डेट पर और लिखा था जेड क्लोजेस बुक्स आफ्टर एवरी 31 दिसंबर। तो हम 31 दिसंबर 12 को पहुंच गए बाय बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन का रूल हमें मालूम है, टोटलिंग की जाती है और कुछ बैलेंसिंग फिगर्स आती हैं। जरा ध्यान से देखें, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट डेट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द बुक्स क्लोजिंग डेट, तो हमें ये श्योर है कि एक और इंटरेस्ट कैरिड डाउन में आएगा। आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? क्वेश्चन के हिसाब से 2 बार मिलता है, 30 सितंबर 31 मार्च। तो लास्ट कब मिला? 30 सितंबर, लेकिन हम कहां 31 दिसंबर। तो यार 3 महीने का इंटरेस्ट तो बन गया ना, उसे तो मैं यहां पर बुक करूंगा, उसे तो हम यहां पर बुक करेंगे, तभी तो वो 2 ब्रॉड डाउन में जाएगा। तो पहले कैरी डाउन करना होगा। हम यहां पर जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या करना होगा? जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है 31 दिसंबर को, उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट निकालेंगे आप। तो हम क्या करते हैं, इस कैरिड डाउन का फेस वैल्यू निकाल लेते हैं पहले।
नॉमिनल वैल्यू ये वाली चीज सबसे पहले निकाल लेते हैं। इतनी कैरिड डाउन में नॉमिनल वैल्यू मतलब इतने रुपए के ऊपर ही तो इंटरेस्ट बुक करूंगा 31 दिसंबर को। सो हम डेबिट साइड में गए, एक 20, 20 और 15 टोटल हो गया 20, 40 ते 15 1,55,000 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 1,55,000 ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 80,000, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 75,000। 75,000 अमाउंट कॉलम का करना है, उसका भी टोटल कर लेते हैं साथ साथ। 1,18,000, 19,600, 833, 14,700 और 200, 15,3333। 15,3333। तो नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट दोनों कर ली और यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं जी, माइनस 50,000 और माइनस 29,700, ये आ रहा है 73,633। लेकिन अभी हमें वर्किंग नोट बनाना है, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है वर्किंग नोट 14 से, जिसमें कितने रुपए का कैरी डाउन है फेस वैल्यू अपने पास 75,000। तो इतने रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर हम इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करेंगे ऑन 31 ऑफ दिसंबर, क्योंकि वो इंटरेस्ट 30 सितंबर से लेकर 31/12 का 3 महीने का मेरा इसी पीरियड का बनता है। मैं यहीं पर उसको लिखूंगा। तो वर्किंग नोट नंबर आ गया 14। हम ये कह रहे हैं भाई, इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 12 से लेकर 31/12/12, बिकॉज इट हैज एक्रूड इन दिस ईयर, क्योंकि ये हमें इस ईयर में एक्रू हुआ, ड्यू हुआ, तो वो इंटरेस्ट यहीं पर आएगा। 75,000 रुपी का फेस वैल्यू, 9% का इंटरेस्ट और 3 मंथ्स। 75,000 9% फॉर 3 मंथ्स बेटा 1687.5 आता है। 1687.5 तो हम इसे राउंड ऑफ करके 1688 बना देते हैं। तो 1688 का इंटरेस्ट हमारा इसी ईयर में बुक होना चाहिए, तो हम यहीं पर इसको डालेंगे। लिख लीजिए 1688। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर इसे लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी इंटरेस्ट की, दैट शैल बी ट्रांसफर्ड टू दी P&L। लिख लीजिए यहां तक। वन 1688, आइए जी ऊपर भरते हैं इसे। 1688 ओवर हेयर, बाय बैलेंस कैरी डाउन के सामने इंटरेस्ट लिखा और ये स्पेशल पॉइंट है इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। टोटल करते हैं इंटरेस्ट का 6300, 1125, 4050, 225 और 1688। क्रेडिट साइड का टोटल 13388। 13388 डेबिट साइड का टोटल में भी डाल दिया और माइनस कर दिया इसमें से 2700 एंड 750 जो कि डेबिट साइड पर था। सो 31/12/12 को, 31/12/12 को टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर 9938। सो दिस इज द फिगर। चलिए जी, कुछ रह गया तो कंप्लीट करें।
चलिए बच्चे, आई होप इट्स डन। ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद मेरे साथ आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। लेट अस ऑल कम टू क्वेश्चन 9। अच्छा प्रश्न एक बार फिर से हमारे सामने। बोनांजा लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 11 रुपी 2 लाख 9% गवर्नमेंट लोन ब्रैकेट में 2013। इसको डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। इनको क्या बोला था? डेटेड सिक्योरिटी। वैसे बता दिया, सिक्योरिटी लॉ जब हम पढ़ाते थे किसी समय पे बहुत पहले, तो ये चीज पढ़ाई जाती थी। तरह तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसके ब्रैकेट में ईयर मेंशन होता है, इसका मतलब है कि ये इस समय पर मेच्योर होगी। 2013 में रिडीम किया जाएगा इसे, 9% गवर्नमेंट लोन को। स्टार्टिंग से पढ़ा बोनांजा लिमिटेड हेल्ड। नॉर्मली जैसे ही वर्ड लिमिटेड पढ़ते हैं तो लगता है कि यार इस कंपनी की तो इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनके शेयर सिक्योरिटी, लेकिन ऐसे बोनांजा लिमिटेड हेल्ड मतलब इन्वेस्टर है बोनांजा लिमिटेड, उसके पास पड़ा है 1 अप्रैल को अपने को इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसकी किताबों में बनाने का? बोनांजा लिमिटेड की। 1 अप्रैल 2011 को कहते हैं इनके पास 2 लाख रुपए का सामान पड़ा था। 2 लाख रुपए, 9% गवर्नमेंट लोन 2013 एट रुपी 1,90,000 और फेस वैल्यू ऑफ लोन क्या है? रुपी 100 इच मान के चल सकते हैं। तो 1,90,000 क्या है? ये कॉस्ट है। और 3 months इंटरेस्ट हैड एक्रूड ऑन अबव डेट। क्वेश्चन खुद से बता रहा है कि भाई 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका था। जैसे लाइन बोली मतलब इंटरेस्ट की डेट और बुक्स क्लोजिंग डेट ऑफ बोनांजा लिमिटेड आर नॉट मैचिंग। क्वेश्चन कहता 31 मई 2011 को कंपनी परचेज द सेम गवर्नमेंट लोन ऑफ फेस वैल्यू 80,000, 95 नेट कम इंटरेस्ट। ठीक है, परचेज की ट्रांजेक्शन बता दी 31 मई को। फिर क्या हुआ? 1 जून को मतलब अगले ही दिन रुपी 60,000 फेस वैल्यू ऑफ लोन वॉज सोल्ड एट रुपी 94 एक्स इंटरेस्ट, और हमने फिर अगले दिन बेच दिया कुछ इसमें से एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये की लाइन आ रही है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज पेड ईच ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एंड वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन सेम डेट। उसकी आवश्यकता नहीं है, कंपनी पे जब करती है वो हो गया। बैंक में चाहे आपके सेम डे आए 2 दिन बाद है, डज नॉट मैटर फॉर अस। तो इंटरेस्ट जो है 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है। ये इंटरेस्ट की डेट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर और 30 जून को मिलता है और हमारे पास हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 11 भैया, यानी कि जो ओपनिंग डेट है हमारी वो है 1 अप्रैल। मतलब हम कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जबकि इंटरेस्ट की डेट है 30 जून और 31 दिसंबर, यानी कि मैच नहीं हो रहा। और एक्रूड इंटरेस्ट का जो पॉइंट सीखा है वो इस क्वेश्चन में भी अट्रैक्ट हो जाता है। आगे 30 नवंबर 2011 को 40,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वॉज सोल्ड एट रुपी 97 कम इंटरेस्ट। ठीक है, फिर 1 दिसंबर 11 को कंपनी ने परचेज किया सेम लोन रुपी 10,000 फेस वैल्यू एट पार। एट पार का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है उसी पर बाय कर लिया और एक्स इंटरेस्ट रेट है। ऑन 1 मार्च 2012 कंपनी सोल्ड रुपी 10,000 फेस वैल्यू ऑफ लोन एट 95 एक्स इंटरेस्ट, और लास्ट में बता रहे हैं द मार्केट प्राइस ऑफ द लोन ऑन 31 मार्च 12 वाज 96। ये भी हमने कॉन्सेप्ट किया था कि अगर मार्केट प्राइस गिवन होगा तो हमारी जो कॉस्ट है एट द एंड उसे इस मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई लॉस ऑन वैल्यूएशन तो नहीं है। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अप द 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोनांजा लिमिटेड। ठीक हो गया। फीफो मेथड शैल बी फॉलोड। ठीक है, और बैलेंस ऑफ द लोन जो एट द एंड बचा कैरिड डाउन शैल बी वैल्यूड एट टोटल एवरेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। टोटल एवरेज कॉस्ट पर मत जाए, सिंपल मतलब है कि जितना कॉस्ट बचा कैरिड डाउन का और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कैलकुलेशन शैल बी मेड टू द नियरेस्ट रुपी और मल्टीपल देयर ऑफ। ठीक है, रुपी में करना मतलब अगर कोई डेसिमल आए, पॉइंट्स आए तो उसको राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट रुपी पर। ठीक हुई बात। तो अच्छा प्रश्न है, काफी सारी ट्रांजेक्शन है परचेज सेल की और फिर से एक्रूड इंटरेस्ट वाला पॉइंट यहां पर उठता है। शुरुआत करेंगे बेटा, आइए उत्तर नंबर 9, आंसर नंबर 9। बुक्स ऑफ बोनांजा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 11 to
31 मार्च 12। स्क्रिप क्या है जी? 9% गवर्नमेंट लोन 2013। ठीक है जी, ये तो स्टार्टिंग हो गई फॉर्मेट का पार्ट। और अब फॉर्मेट में जो कॉलम्स बनते हैं उन्हें बनाते हैं। आइए, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू बेटा, इंटरेस्ट और अमाउंट। फॉर्मेट रेडी है, यहां तक पहुंचे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा बढ़ा जाए। सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन ने कहा ₹2 लाख की फेस वैल्यू पड़ी है, डाल दिया जी 2 लाख। कॉस्ट है इसकी 1,90,000 और स्पेशल पॉइंट आ गया जी इंटरेस्ट का। ठीक है ना, हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहेगा। यहां पर हेडिंग डालते हैं वर्किंग नोट्स। सबसे पहला वर्किंग नोट, इंटरेस्ट निकालना है। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? क्वेश्चन ने कहा इंटरेस्ट की डेट है 30 जून और 31 दिसंबर, तो लास्ट में मिला होगा 31 दिसंबर को। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो है 1/1/11 से लेकर 31 मार्च 11 का ये एक्रू हो चुका है ऑलरेडी। तो ये हमने पिछले साल में बुक किया होगा क्योंकि हम अपनी बुक्स कब क्लोज करते? 31 मार्च को। तो यार वहां हमने लिखा होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो अब मुझे वो टू ब्रॉड डाउन में लाना पड़ेगा क्योंकि ये पिछले साल को बिलोंग करता था, इसलिए हमने पिछले साल में बुक किया। कितने रुपए? आपका जो फेस वैल्यू है वो है 2 लाख इस 9% गवर्नमेंट लोन का, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 मंथ्स। ₹4,500, 4500 रुपए का इंटरेस्ट हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के सामने लिखेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च एक्रूड ऑलरेडी एंड बुक्ड इन प्रीवियस ईयर। बुक्ड इन प्रीवियस ईयर का मतलब ये पिछले साल के P&L का हिस्सा बन चुका है ऑलरेडी। अब हम इसे क्यों लिख रहे हैं टू ब्रॉड डाउन में? क्योंकि थोड़ी देर में बाय बैंक इंटरेस्ट की एंट्री होगी जहां पर पूरे 6 महीने का मिलेगा। तो ये 3 महीने का अगर नेट डेबिट हो गया, ये डेबिट है 3 महीने का, क्रेडिट है 6 महीने का, मतलब नेट क्रेडिट कितना हुआ? 3 महीने का। तो हमारे करंट ईयर के P&L में सिर्फ वही 3 महीने का जाएगा जो कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का है, ये वाला पोर्शन नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आइए लिख देते हैं 4,500। 1 अप्रैल 11 को हमने इंटरेस्ट डेबिट कर लिया 3 महीने का यहां पर, और जो मैंने कहा थोड़ी देर बाद 30 जून को जब मिलेगा तो 6 महीने का क्रेडिट होगा। इसका मतलब नेट क्रेडिट कितना हुआ? 3 महीने का। तो आपके P&L में 3 महीने का जाएगा इस ईयर के। सेम कॉन्सेप्ट जो पहले थोड़ी देर पहले किया था पिछले प्रश्न में वही है। उसके बाद गए क्वेश्चन में देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन कब है। क्वेश्चन लिखते हैं 31 मई को आपने परचेज किया, इंटरेस्ट की डेट कब है? 30 जून, अभी दूर है तो पहले ट्रांजैक्शन हो जाएगी। 31 मई 2011 कंपनी परचेज्ड, तो टू बैंक
परचेज, फेस वैल्यू 80,000 at ₹95 कम इंटरेस्ट. So working note 2 and working note 3 for interest and the cost respectively. वर्किंग नोट नंबर 2 पर आए. 80,000 रुपए की फेस वैल्यू का आपने खरीदा, 9% का इंटरेस्ट है. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर को. हम कौन सी डेट में? 31 मई को. तो कितने समय का हो गया? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने. 80,000 इंटू 9% इंटू 5/12, 3,000. तो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट हम देंगे. परचेज की ट्रांजैक्शन है. आई विल पे ₹3,000 इट इज इंटरेस्ट टू बायर. क्योंकि 31 मई तक उसके पास थे तो 5 महीने का उसका बनता है. मुझे तो थोड़ी देर बाद पूरे 6 महीने का मिल ही जाएगा ना कंपनी से, गवर्नमेंट से. और वर्किंग नोट 3 में अमाउंट निकालेंगे. कॉस्ट जो है इसकी, ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि कम इंटरेस्ट है. ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट कितना है? 80,000 रुपए इंटू 95%, 76,000. लेकिन क्योंकि आप कम इंटरेस्ट हो तो आप में से हम इंटरेस्ट को भी माइनस करेंगे. ठीक है बच्चों? यस सर, ठीक है सर. लिखिए, सौरभ कसम यही खाऊंगा, कितने वादे यार उमरा निभाऊंगा. करीज नोट. 3,000 रुपए का इंटरेस्ट और 73,000 की कॉस्ट, जिसे हम जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भरेंगे भरेंगे भरेंगे. लखा तो जुदा मैं हो तेरी खातिर. ये लीजिए जी, 3,000 और 73,000 को यहां पर आकर भर देते हैं. ये हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई ऑन 31 मई 2011. उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे 1 जून 2011 को क्वेश्चन कहता आपने 60,000 की फेस वैल्यू को लोन बेच दिया. 1 जून 2011 को बाय बैंक सेल 60,000 फेस वैल्यू ऑफ लोन वाज सोल्ड एट 94x इंटरेस्ट. कोई बच्चा ये ना सोचे कि अभी तो 31 मई को ट्रांजैक्शन करी है, उसमें इंटरेस्ट आ गया तो 1 जून को नहीं आएगा. ओ भाई, अलग ट्रांजैक्शन है, वो परचेज की थी, ये सेल की है, यहां अपना इंटरेस्ट बनेगा. ठीक है ना? क्योंकि जिस पार्टी को मैंने बेचा मैं भी तो उससे इंटरेस्ट लूंगा ना. अब कितने महीने का? लास्ट इंटरेस्ट कब हुआ था कंपनी से? 31 दिसंबर को. अब है 1 जून. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का इंटरेस्ट अपने को मिलेगा जब अपना ये इन्वेस्टमेंट सेल होगा. तो वर्किंग नोट नंबर 4, कितने का बेचा अपन ने? 60,000 फेस वैल्यू का इंटू 9% इंटू 5/12, 2250. 2250 रुपए का तो इंटरेस्ट मिलेगा अपन को. और वैल्यू कितनी है जिस पर बेचा? 94x इंटरेस्ट. तो सीधा ही आ गया 60,000 इंटू 94%, 56,400 हमें सेल पर मिला. अगर कम इंटरेस्ट होता तो ये 2250 भी माइनस करते, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी. आवश्यकता नहीं पड़ी. लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर ये दोनों वैल्यूज 2250 एंड 56,400, 2250 एंड 56,400 लिख लीजिए. वी ऑल्सो नो एट द टाइम ऑफ एवरी सेल वी आर बाउंड टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल.
तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना है, और क्वेश्चन के अंत में ये बताया था कि जो कंपनी है वो फॉलो करती है फीफो मेथड, यानी कि ये जो 60,000 की फेस वैल्यू को बेचा, ये किस में से बेचा, जो ओपनिंग है 2 लाख उसमें से बेचा है। तो वर्किंग नोट नंबर 6 आ गया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट है 1,90,000, जब फेस वैल्यू होती है 2 लाख, तो जब फेस वैल्यू होगी, कितनी फेस वैल्यू का बेचा भाई, 60,000 का, जब फेस वैल्यू होगी 60,000 तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, 1,90,000 बटे 2 लाख इंटू 60,000, 57,000 की है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची, और जो इन्वेस्टमेंट बेची उसकी सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 56,400। $57,000 की कॉस्ट थी, सेल किया 56,400 में, कम में सेल किया भाई, तो ये क्या है, लॉस, 600 रुपए का, 600 रुपए का लॉस लिखिए। ये 600 रुपए जाकर आइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, लॉस है इस बार तो क्रेडिट साइड पर आएगा। 1 जून 11 बाय P&L लॉस ऑन सेल 600, वर्किंग नोट नंबर इनको डेडिकेटेड है 6, लिख लीजिए। तो 1 जून 2011 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। परचेज की ट्रांजैक्शन तो सिर्फ टू बैंक डालने से हो जाती है कंप्लीट, लेकिन सेल की ट्रांजैक्शन बाय बैंक डालने से नहीं होती, क्योंकि यू हैव टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस आल्सो। तो टू P&L या बाय P&L डाले बिना नहीं होगा खत्म। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉफिट या लॉस निकले ही ना, लेकिन कंप्यूट तो करना पड़ेगा ना वर्किंग नोट में। चलिए 1 जून के बाद अगली जो डेट है ट्रांजेक्शन की वो है 30 नवंबर, लेकिन उससे पहले 30 जून को इंटरेस्ट का समय आ रहा है। तो भाई 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, हम बोलेंगे बाय बैंक इंटरेस्ट। 30 जून को बाय बैंक इंटरेस्ट, एथे कुछ नहीं आना, एथे कुछ नहीं आना, ओनली इंटरेस्ट कॉलम विच आना। वर्किंग नोट नंबर 7, हम जानते हैं कि जिस दिन इंटरेस्ट मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द होल्डिंग विच इज इन योर हैंड। डेबिट में देखा 2 लाख ओपनिंग था, 80,000 परचेज किया, 280 लेकिन 60 का सेल कर चुके, तो नेट अपने पास कितनी फेस वैल्यू है, 2,20,000 की, उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा जी। वर्किंग नोट नंबर 7, 2,20,000 9%, 6/12, और ये 220 कैसे आया, आपके पास 2 लाख ओपनिंग में था, 80,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज की, 60,000 की इन्वेस्टमेंट आपने सेल की, तो रह गया 2,20,000, 9% फॉर 6/12, 9,900 रुपी का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 30 जून को फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन दिस लोन। ठीक हो गया, लिख लीजिए और इसे जाकर भर देते हैं ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। सजन राजी हो जावे फिर भी रोला नहीं पाइंदा, वे पागला सजन राजी हो जावे फिर भी रोला नहीं पाइंदा। ये लीजिए 30 जून की ट्रांजैक्शन ओवर हुई और हम जीवन में
इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में गए, हायरार्की चेक करते रहेंगे ध्यान से। ऑन 30th November 40,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड एट 97 कम इंटरेस्ट। फिर से सेल आ रही है 30 नवंबर 2011 को, ये लीजिए 30 नवंबर 11 बाय बैंक सेल। 40,000 की थी फेस वैल्यू, आपने बेचा 97 कम इंटरेस्ट पर, तो वर्किंग नोट नंबर 8 और वर्किंग नोट नंबर 9 बना लेंगे। 8 वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकालेंगे कितना मिलेगा, और 9 वर्किंग नोट में सेल वैल्यू निकाल लेंगे। तो आ गए वर्किंग नोट नंबर 8 में कितने की फेस वैल्यू बेची, 40,000 की, 9% का इंटरेस्ट। और समय, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 30 जून को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 30 नवंबर को बेचा तो नवंबर भी हो गया, मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट। 40,000 इंटू 9% इंटू 5/12, 1500 रुपी, 1500 रुपए का तो आपको इंटरेस्ट मिला। और ट्रांजैक्शन की टर्मिनोलॉजी क्या है भाई, ट्रांजैक्शन इज कम इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट माइनस करते हुए सेल वैल्यू तक पहुंचना होगा। सो आई विल से ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट, 40,000 का फेस वैल्यू, वी सोल्ड एट 97%, 38,800। और क्योंकि कम इंटरेस्ट है तो जरा इंटरेस्ट को घटाइए तो सही, 1500 रुपए का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दिया। 37,300 is the amount which we have received towards the sales value। जैसे परचेज करते हो वर्ड होता है कॉस्ट के लिए कितना खर्चा, सिमिलरली अब सेल किया तो सेल के प्रति कितना मिला, 37,300। टोटल अमाउंट चाहिए 38,800 मिला, लेकिन वो कम इंटरेस्ट है, 1500 को तो इंटरेस्ट निकाल दो, बाकी कितना 37,300 रुपए। ये लीजिए भर देते हैं 1500 रुपए और 37,300। 30 नवंबर को एंट्री में ये भर दिया, बाय बैंक सेल 1500 रुपए इंटरेस्ट और 37,300 अमाउंट, डन। नाउ एट एवरी टाइम ऑफ सेल वी हैव टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस, तो वो भी करेंगे जब कॉस्ट निकालेंगे। फीफो मेथड है, ये किसमें से बेचा, सबसे पहले ये 2 लाख में से 60,000 बेच दिया था, अभी भी 1,40,000 ओपनिंग बैलेंस वाला पड़ा है, तो उस 1,40,000 में से ही ये 40 बिक जाएगा। मतलब पुराना 60,000 और ये वाला 40,000 बेचने के बाद भी अभी भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में से 1 लाख का बचता है, ठीक है ना, क्योंकि वी नीड टू चेक वेरी केयरफुली कि कौन से वाले में से आपने इसे सेल किया है, सो दैट करेक्ट कॉस्ट हमारे पास आ सके। तो हम चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 10 में, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जिसके लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में से बेचा तो वहीं से प्रोपोर्शनेट करेंगे। 1,90,000 की कॉस्ट है जब होती है फेस वैल्यू 2 लाख, तो जब हमने 40,000 की फेस वैल्यू को बेचा तो इसकी कॉस्ट कितनी बनी, 38,000 बनना चाहिए, बिल्कुल 38,000 की कॉस्ट है और वी हैव सोल्ड इट एट सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 37,300। 38,000 की कॉस्ट है, 37,300 में बेचा, तो फिर से क्या है, लॉस है ऑन सेल भैया 700 रुपी, 700 रुपए का लॉस आ रहा है, नोट करें।
चलिए इस अमाउंट को लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर। सेम डे 30 नवंबर 11 को बाय P&L लॉस ऑन सेल डैश डैश 700 डन हो गया। वर्किंग नोट था नंबर इनके लिए 10। 30 नवंबर 2011 की ट्रांजैक्शन कंप्लीटली खत्म हुई। क्वेश्चन में गए, चेक के आगे लिखता है 1 दिसंबर 2011 को कंपनी परचेज द सेम लोन ₹10,000 एट पार एक्स इंटरेस्ट। ये लीजिए। सो ऑन 1st December 11 on 1st December 11 there is again 2 bank purchase, face value 10,000, इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, लेकिन कॉस्ट में क्या लिखता है एट पार एक्स इंटरेस्ट, क्योंकि एट पार है तो सेम वैल्यू आ जाएगा। इसके ब्रैकेट में लिख दूं एट पार। एट पार का मतलब होता है सेम एज फेस वैल्यू, तो 10,000 का 10,000 ही आ गया। लेकिन मैंने इंटरेस्ट के लिए तो अलग से दिए हैं ना पैसे, तो 11th नंबर वर्किंग नोट उसके लिए बेटा बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 11, कितने रुपए का सामान खरीद कर आए हो 10,000, इंटरेस्ट रेट कितना 9%, और ट्रांजैक्शन कब कर रहे हो 1 दिसंबर को। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, क्वेश्चन में डेट्स हैं 30 जून और 31 दिसंबर, तो 30 जून को मिला था। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट भी आपने साथ में पे किया होगा। 10,000 इंटू 9% इंटू 5/12, 375 रुपी इंटरेस्ट के लिए इस ट्रांजैक्शन में हमें डालने होंगे। 375 रुपी। चलिए चल चल वे तो जहां कोई किसी को न जाने। 1 दिसंबर 2011 की ट्रांजैक्शन हुई और क्वेश्चन में देखा तो लिखता है 1 मार्च को कंपनी ने सेल किया। अरे सेल की बात तो बात की यार, ट्रांजैक्शन तो हो गई, लेकिन 31 दिसंबर को इंटरेस्ट के लिए तो रुकना होगा। तो 31 दिसंबर 11 बाय बैंक इंटरेस्ट, पहले रुककर इंटरेस्ट रिसीव करो और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट है मतलब नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट में कछु भी ना ही, और इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर 12, बाय बैंक इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 12। नाउ इंटरेस्ट जब निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि कितना रुपए की फेस वैल्यू बची है। तो डेबिट साइड में गए, टोटल 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 10,000, 2,90,000 का है डेबिट के हिसाब से। लेकिन क्रेडिट साइड पर नॉमिनल वैल्यू माइनस करो, जितना बेच दिया 60,000 और 40,000, तो 1,90,000 की फेस वैल्यू आपके पास शेष है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर को। ये लीजिए जी वर्किंग नोट नंबर 12, कितनी फेस वैल्यू शेष है 1,90,000 की। अरे 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 9% के हिसाब से 6 महीने के लिए 8,550, और ये 1,90,000 कैसे आया, इसकी डिटेल। ओपनिंग में था 2 लाख, फिर आपने खरीदा था क्वेश्चन के हिसाब से 80,000 का, फिर खरीदा 10,000 का, लेकिन 2 बार सेल भी किया, एक बार 60,000 और एक बार 40,000 रुपए का। तो नेट बैलेंस बचा अपने पास 1,90,000, और उस 1,90,000 के ऊपर ये 8,550 का इंटरेस्ट अपने को 6 मंथ्स के लिए रिसीव होएगा। ठीक हुई बात, 8,550 लिख लीजिए इसे। एट 550 की एंट्री कर दीजिए बाय बैंक, इंटरेस्ट कॉलम में 8,550। ये 31 दिसंबर तक का काम खत्म हो गया, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हो, क्योंकि जो बोनांजा लिमिटेड है उसका ये चलता है 31 मार्च तक, तो हमें अभी आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 मार्च 2012 को क्वेश्चन लिखता है कंपनी सोल्ड 10,000 फेस वैल्यू ऑफ लोन एट 95x इंटरेस्ट।
1 मार्च को ट्रांजैक्शन हो रही है सेल की, 1 मार्च 12 बाय बैंक सेल, 10,000 की फेस वैल्यू को आपने बेचा, वर्किंग नोट नंबर 13 एंड 14, 30 नंबर में इंटरेस्ट और 14 नंबर में अमाउंट निकालेंगे। बाय बैंक सेल 10,000, वर्किंग नोट 13 एंड 14। आइए वर्किंग नोट नंबर 13 में गए, पहले इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं। कितनी फेस वैल्यू का बेचा बेटा? 10,000, 9% का इंटरेस्ट रेट, आपको मिलेगा इंटरेस्ट कितने महीने का? लास्ट इंटरेस्ट कब आया था? 31 दिसंबर। अभी कौन से मंथ हो गए बीच में? जनवरी और फरवरी। 1 मार्च को तो हम खड़े ही हैं, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। 10,000 इंटू 9% इंटू 2/12, 150 रुपए, 150 रुपए का तो इंटरेस्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा जी? सेल वैल्यू मिलेगी। सेल वैल्यू कितनी? क्वेश्चन ने कहा आपने 10,000 की फेस वैल्यू को 95 के हिसाब से बेचा, कैसे? एक्स इंटरेस्ट, तो सीधा ही अमाउंट आ गया 9500 का, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अमाउंट आ गया 9500 रुपए, 9500। दोनों वैल्यूज को जाकर भर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, 150 इन इंटरेस्ट एंड 9500 इन अमाउंट कॉलम। 150 इन इंटरेस्ट एंड 9500 इन अमाउंट कॉलम, डन हो गया। लेकिन सेल की ट्रांजैक्शन अधूरी है जब तक प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल नहीं निकालोगे, तो हमें प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल निकालना है पहले। यहां से आइए, नेक्स्ट वर्किंग नोट बनेगा वर्किंग नोट नंबर 15 फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, फीफो मेथड चल रहा है हमारे पास। ओपनिंग में बहुत पड़ा, अभी 2 लाख का था ओपनिंग, और आपने सिर्फ 2 ही सेल करी अब तक, 60 और 40 की, तो 1 लाख तो ओपनिंग में पड़ा ही है। तो अभी तो सिर्फ आपने कितना बेचा है भाई? 10,000, तो ये भी ओपनिंग में से ही गया। मतलब कॉस्ट जब निकालनी है तो मैं ओपनिंग की ही प्रोपोर्शनेट करते हुए निकालूंगा। टोटल कॉस्ट है 1,90,000, जब फेस वैल्यू होती है 2 लाख, तो अभी हमने 10,000 की फेस वैल्यू को बेचा, तो कितना बेचा? कितनी कॉस्ट थी उसको जिसको बेचा? 9500 की कॉस्ट है उस इन्वेस्टमेंट की जिसको आपने बेचा है, और सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा है उसकी भी सेल वैल्यू, उसकी सेल वैल्यू भी 9500 है, कॉस्ट भी सेम, सेल वैल्यू भी सेम, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस क्या है? 0। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज नील। क्या बात है, जब प्रॉफिट लॉस नील है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एंट्री जाएगी ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्किंग नोट ही नहीं बनेगा, वर्किंग नोट बना के दिखाना है भाई प्रॉफिट लॉस अक्कर नहीं हुआ, लिखिए इसे। चलिए जी, ये चीज तो डन होगी, इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं भी नहीं होगी। अब आगे बढ़े। 1 मार्च के बाद क्वेश्चन ने कुछ और नहीं बताया, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं, तो हम 31 मार्च 12 को कैरी डाउन लिखने के लिए तत्पर हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है मार्केट प्राइस ऑफ द लोन ऑन 31 मार्च वाज 96, तो हमें सिखाया था कॉस्ट जितना निकलेगा कैरी डाउन का उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना, और हो सकता है मार्केट प्राइस कम हो, उस सिचुएशन में आपका लॉस आएगा, लॉस ऑन वैल्यूएशन, तो उसके लिए 1-2 लाइन छोड़ देंगे। और उसके बाद 31 मार्च 12 को हम कह रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 31 मार्च 12 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहां टोटल होगा और यहां टोटल होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन बाद में। तो टोटल करते हैं पहले,
क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट है। एक वर्किंग नोट हमारा इंटरेस्ट का बनने वाला है अभी, जो कि कैरिड डाउन के सामने इंटरेस्ट कॉलम में आएगा, लेकिन वो कौन सी वैल्यू पर आएगा, कितनी फेस वैल्यू, उसको हम बैलेंस कैरी डाउन में निकाल लेते हैं पहले। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट कॉलम का। नॉमिनल वैल्यू का किया तो आ रहा है 2,90,000 और कॉस्ट का अमाउंट कॉलम का 1,90,000, 73,000 और 10,000, 2,73,000। ये आ गया 2,90,000, 2,73,000। सिर्फ कैरिड डाउन की बात करते हैं, फेस वैल्यू की 60,000 बेचा, 40,000 बेचा और 10,000 बेचा। ये आ गया जी 1,80,000 रुपए का कैरिड डाउन। फेस वैल्यू इतने रुपए की अपने पास 31 मार्च को पड़ी है बोनांजा लिमिटेड के पास। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो हमें इस वैल्यू के ऊपर निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 16, वर्किंग नोट नंबर 16 बना रहे हैं इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन के लिए। ये लीजिए, हमारे पास कैरिड डाउन आया 1,80,000, 180 था ना, अरे 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 अरे, यस 1,80,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है 9% के हिसाब से 3 मंथ्स का। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था आपको? 31 दिसंबर को। 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहा हूं, श्योर है कि 3 महीने का इंटरेस्ट तो मैं कमा चुका हूं, सिर्फ मिलना बाकी है। तो इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम 1 जनवरी 12 टू 31 मार्च 12, तो ये इंटरेस्ट एक्रू हो गया। इसको कंप्यूट हम कर लेंगे। 1,80,000 इंटू 9% इंटू 3/12, ਇਹ 4,050 रुपए का इंटरेस्ट कैरिड डाउन विच आपा पा देना है 4050। नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च एंड बिलोंग्स टू करंट ईयर 4050। लिख लीजिए, इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम 1 जनवरी 12 टू 31 मार्च 12 एंड बिलोंग्स टू करंट ईयर। तो इसको करंट ईयर में ही डाल रहे हैं। देखिएगा जरा, जैसे मैं इसको यहां पर 4050 लिखता हूं, इसके लिखने से हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ गया, और क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ने के बाद जब डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो ऑब्वियसली वो भी ज्यादा आएगी। मतलब जो इस साल का इंटरेस्ट है वो इसी के P&L में जाएगा। आज के लेक्चर का यही एम रहा, राइट। जरा क्रेडिट साइड से इंटरेस्ट का टोटल करते हैं। 2250, 9900, 1500, 8550, 150 एंड 4050। टोटल आ रहा है इंटरेस्ट कॉलम 26,400, 26,400 का टोटल है इंटरेस्ट कॉलम का। माइनस कर दीजिए डेबिट साइड वाले इंटरेस्ट 4,500, 3,000 और 375। ये आता है बेटा बैलेंसिंग फिगर 18,525। और हम जानते हैं जो भी इंटरेस्ट का एलिमेंट बच गया बैलेंसिंग फिगर वो P&L में चला जाएगा। एंड डेट है हमारी 31 मार्च 12। तो हम कह रहे हैं टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर डैश, कैलकुलेटर देख ले, 18,525 और डैश। तो इंटरेस्ट का एलिमेंट हमने डील कर लिया सक्सेसफुली। 18,525 रुपए आपके P&L में चले गए फ्रॉम दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से फॉर बोनेंजा लिमिटेड। 18,525 का नेट इंटरेस्ट आपने कमाया। एक चीज अभी भी हमारी क्वेश्चन में शेष है जो कि है कैरिड डाउन। तो कैरिड डाउन अगर देखें 2,73,000 कॉलम का टोटल है डेबिट साइड पर, अमाउंट कॉलम माइनस करते हैं क्रेडिट साइड वाली फिगर्स 56,400, 600, 37,300, 700 और 90,500। तो कैरिड डाउन दिखता है 168,500, लेकिन लिखना नहीं, पहले मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है जाकर, यहां नहीं लिखना। 168,500 आ रहा है। ये लीजिए लास्ट वर्किंग नोट फॉर दिस क्वेश्चन, वर्किंग नोट नंबर 17।
comparison of cost and comparison of cost of balance investments and market price. So the cost of investment है वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेफ्ट जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली 168,500 अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, और मार्केट वैल्यू की बात करें, क्वेश्चन ने कहा मार्केट प्राइस ऑफ दिस ऑन 31 मार्च 12 वाज 96, मार्केट प्राइस है 96, आपके पास फेस वैल्यू कितनी बची थी एट द एंड? 1,80,000, 1,80,000 का 96%, 172,800, 1,72,800। हमें वैल्यूएशन कैसे करनी होती है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज दिस, एज द वैल्यूएशन इज डन एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड market value, so value the investment at cost या market price whichever is less पे होता है, तो कितने पे वैल्यू करूंगा? so value the investment at 168,500 क्योंकि cost is lower, right? और cost lower है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वैल्यू हमारी जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कैरेट डाउन के सामने आ जाएगी। अगर मार्केट प्राइस कम हो जाता तो दिक्कत आती है, ठीक है ना? अगर मार्केट प्राइस होता लेट्स से 1,60,000 का, फिर हम क्या करते? 1,60,000 लिखना पड़ता वहां पर, और जो डिफरेंस है कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में वो लिखते बाय P&L लॉस ऑन वैल्यूएशन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, नोट करिए इसे। सो वैल्यू द इन्वेस्टमेंट सेट 168,500 बीइंग लोअर ऑफ द टू, लिखिए इसे। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन का अंत करते हैं। 168,500 की जो फिगर है यही यहां पर आ जाएगी, और ये बैलेंसिंग फिगर तो इसे जरा रेड से लिखेंगे, 1,68,500, और इसके लिए वर्किंग नोट नंबर हमने बनाया 17, जहां पर कंपैरिजन किया कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का, तो वो भी साथ में वर्किंग नोट नंबर लिख देंगे। अगर हमने यहां वर्किंग नोट नंबर नहीं लिखा, हो सकता है टीचर सोचे हमने इसको कंपेयर किया ही नहीं मार्केट प्राइस से, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम करेक्ट वर्किंग नोट यहां पर डेफिनेटली लिखें। इवन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल जो निकाला था एक उस पर नहीं था, लेकिन उसका भी वर्किंग नोट साथ में बनाना है। तो यहां पर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। FIBS की बात करो तो मेनली यहां तक ही है। एक छोटी सी चीज और है जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाने वाला हूं आपको, आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे। हाँ, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन जरूर है, मैं बताऊंगा आप बच्चों को। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेंगे, आ जाइए बता दें।
क्वेश्चन नंबर 5 एक तो बेटा, जो कि इस कॉन्सेप्ट से जो आज किया है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 से मई 2015 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। और एक करना है आप बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कॉन्सेप्ट नंबर 9 से है। और ये क्वेश्चन आरटीपी, एक मिनट रुकेंगे, आरटीपी नवंबर 2016 से रहेगा ये वाला प्रश्न आपका। ये 2 क्वेश्चन आप बच्चों ने करने हैं। जी हाँ, ये 2 क्वेश्चन आप बच्चों ने करने हैं और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें और ये होमवर्क जरा जरूर करके आएं।